दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले इंडिया के इन्फ्लेशन के बारे में। इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे मेज़र होता है। आपने हर महीने न्यूज़ में एक हेडलाइन ज़रूर देखी होगी जिसमें होता था कि इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ गया है या फिर इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट रेंज में आ गया है। और हम सोचते हैं कि भाई किसी ने मेरे घर का खर्चा तो पूछा ही नहीं, फिर इनको कैसे पता चल गया कि महंगाई बढ़ गई है। क्या गवर्नमेंट हर दुकान पर जाके प्राइस चेक करती है? क्या आरबीआई हर सब्जी मंडी में रिपोर्टर भेजता है या फिर कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया में इन्फ्लेशन मेज़र कैसे होता है, सीपीआई डेटा कौन कलेक्ट करता है, इन्फ्लेशन बास्केट क्या होता है, कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और क्यों कभी कभी आपको लगता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है पर ऑफिशियल डेटा कुछ और बोलता है। तो चलिए डिकोड करते हैं इंडिया के महंगाई मीटर को। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि इन्फ्लेशन को मेज़र करना ज़रूरी क्यों है। सोचिए अगर इन्फ्लेशन मेज़र ही नहीं हो तो आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या नहीं, इकोनॉमी गर्म हो रही है या ठंडी, और आम आदमी की परचेजिंग पावर कम हो रही है या नहीं। इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के टेम्परेचर जैसा है। जैसे डॉक्टर थर्मामीटर यूज़ करता है ना, वैसे ही इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन का डेटा यूज़ करता है। जैसे डॉक्टर ने अगर टेम्परेचर गलत मेज़र किया हो तो ट्रीटमेंट भी गलत दे देता है, वैसे सेम तरीके से ही अगर इन्फ्लेशन का डेटा गलत आ गया हो तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी गलत तरीके से होगा। अब आता है सीपीआई यानी इंडिया का जिसे ऑफिशियल इन्फ्लेशन मीटर कहा जाता है। इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेम थोड़ा टेक्निकल है पर मीनिंग सिंपल है। गवर्नमेंट देखती है कि एक नॉर्मल फैमिली हर महीने किन किन चीज़ों पे खर्च करती है, जैसे कि दूध, चावल सब्जी, फ्यूल, एजुकेशन, रेंट, कम्युनिकेशन, और फिर चेक किया जाता है कि इनकी प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी बढ़ गई है। यही होता है सीपीआई। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन बास्केट। इमेजिन करो एक शॉपिंग बास्केट है। उस बास्केट में एवरेज इंडियन फैमिली की रेगुलर एक्सपेंसेस रखी गई है। हर आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। एग्जाम्पल के लिए आप महीने में दूध बार बार खरीदते हो लेकिन वहीं कार शायद सालों में एक बार खरीदते हो, तो दूध का वेटेज ज़्यादा होगा और कार का वेटेज कम होगा। इसी को कहते हैं वेटेज। मतलब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते वक्त हर प्रोडक्ट का इम्पैक्ट अलग अलग होता है, इसीलिए उसकी वेटेज अलग अलग डिसाइड होती है। जिसको आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और रेगुलर परचेज करते हो उसका वेटेज ज़्यादा होता है, जिसको आप कम परचेज करते हो उसका वेटेज कम होता है। देखो अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया में जो सीपीआई मेजर है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है। सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है आपका फूड एंड बेवरेज। क्यों? क्योंकि एवरेज इंडियन हाउस होल्ड अपनी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा फूड पर ही स्पेंड करता है। इसलिए अगर टमाटर, प्याज, आलू या दाल महंगी हो गई तो सीपीआई जल्दी रिएक्ट करता है, और इसी वजह से कभी कभी सिर्फ एक दो फूड आइटम इन्फ्लेशन हेडलाइन बना देते हैं। देखो अब सवाल ये है कि ये सारा डेटा आता कहाँ से है। इंडिया में सीपीआई का डेटा कलेक्ट कौन करता है? क्या इन्होंने अपने अपने रिपोर्टर बिठा रखे हैं या क्या है? तो बेसिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ के पास ये डेटा कलेक्ट करता है। कि वो कैसे? एनएसओ देश भर के सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस और मार्केट से रेगुलरली प्राइस कलेक्ट करता है और थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ट्रैक करता है। फिर उस डेटा को एनालाइज करके मंथली इन्फ्लेशन रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। अब नेक्स्ट है यार, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि न्यूज़ बोलती है कि इन्फ्लेशन 5% है, लेकिन जो मेरे खर्चे हैं वो तो हमें लगता है कि हमारे जो खर्चे हैं वो 15% से बढ़ गए हैं। रीज़न सिंपल है, ऑफिशियल इन्फ्लेशन एवरेज होती है लेकिन हर फैमिली की स्पेंडिंग पैटर्न अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए फैमिली ए, इनका जो इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा है वो फूड पे स्पेंड होता है। वहीं जो फैमिली बी है उनका इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे स्पेंड होता है। इसीलिए इनकी स्पेंडिंग हैबिट के हिसाब से दोनों की पर्सनल इन्फ्लेशन अलग अलग होती है। और जो कि सीपीआई है वो क्या होता है, वो नेशनल एवरेज होता है, लेकिन पर्सनल इन्फ्लेशन वो आपकी रियलिटी है। अब मेन है कि आरबीआई इस डेटा का करता क्या है। देखो आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट होता है अराउंड 4%। अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लगे तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, ताकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और आप स्पेंड कम करोगे। वहीं अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो रेट स्टेबल या लो रख सकता है।
डिपेंड करता है गवर्नमेंट आपका एक्सपेंशन मोड में है या किस मोड में है। वहीं इसलिए जो इन्फ्लेशन डेटा सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और बोरोवर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बेस पे आप एक जजमेंट कर सकते हो कि जो मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है वो किस बेस पे करनी है। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन कोई रैंडम नंबर नहीं होता, इसके पीछे डेटा कलेक्शन, प्राइस ट्रैकिंग, वेटेज और स्ट्रैटेजिकल कैलकुलेशन, और इस प्रोसेस से पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, आपके पैसे की वैल्यू कितनी घट रही है और आरबीआई फ्यूचर में क्या डिसीजन ले सकता है। याद रखिए, इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर घर की रियलिटी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ फाइनेंस को थियोरेटिकली नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।